तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानरन की इवल पावर को सप्रेस करते हुए उसकी डिवाइन एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में जाओ फेंगची ने उसकी मदद की। लगभग 7 दिनों तक कड़ी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली यानरन की हिडन पावर बाहर आ चुकी थी। साथ ही जाओ फेंगची ने उसे बताया कि जो लेटर उसे डिलीवर्ड करना है दरअसल वो ब्लेड सेक के मास्टर ने लिखा हुआ था। जो सुनते साथ ही यानरन समझ गया कि ये लेटर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ कमांडर किन ने हुआ को एक और मिशन दिया था जो कि है जियांशी को खत्म करके उसकी सोड को वापस लाना। अगर हुआ गलती से भी इसमें फेल हो गया तो कमांडर किन उसे पनिशमेंट के तौर पर खत्म कर देगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर शाओ जियांशी और जियान से मिलने आया था। जियान उसे चाय सर्व करते हुए कहने लगी कि माउंट बा जाने का बस यही एक रास्ता था, मगर फिर भी तुम हम दोनों से पहले यहाँ पहुँच पाए। जरूर से तुमने काफी तेजी से ट्रैवल किया होगा। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि यंग मास्टर शाओ के पीछे इतनी कौन सी गड़बड़ी थी। तो शाओ फटाफट से अपने उसी बेफिक्रे अंदाज में बताने लगा कि बचपन से ही मुझे आजादी की आदत है। कोई भी आज तक मुझे रिस्ट्रेन नहीं कर पाया और मैंने हमेशा ही अपने सफर में एक सच्चे प्यार की तलाश की। मैंने हजारों माउंटेन्स उसकी तलाश में छान मारे और फाइनली आज मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी है। दरअसल उसने यहाँ पर जियान हे को प्रपोज किया था और ये सुनते साथ ही जियांशी काफी ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि ऐसी लाइंस कुछ दिनों पहले उसने जियांशी को भी फेंक के मारी थी। मगर ये अच्छी बात है कि जियांशी ने इस बंदे पर भरोसा नहीं किया। इधर शाओ हीरोइक अंदाज में कहने लगा कि तुम ही मेरे सपनों की रानी हो जिसका मैंने जिंदगी भर इंतजार किया। क्या तुम मेरे साथ शादी करके मेरे इस बेचैन दिल को सुकून दे पाओगी? वेल यहाँ पर जियान हे ने उसे सुकून तो नहीं बल्कि उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था। वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि ये बंदा इतना ज्यादा हैंडसम होकर भी उसका ये हाल हुआ। अगर लड़कियां वाकई इतनी बेरहम है फिर तो हमारे घर बसने से रहे। अब सीन शिफ्ट होकर हम यानरन को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा पैनिक होकर जाओ फेंगची को बता रहा था कि पता नहीं आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे। मैंने अपने ड्रीम में ब्लेड मास्टर को खत्म कर दिया है। पता है वो मुझे कोई टेक्निक सिखाना चाहती थी और मैंने उन्हें ही मार दिया। अब तो ये पूरी की पूरी मार्शल वर्ल्ड की दुनिया मेरी दुश्मन बन जाएगी। यहाँ पर यानरन रोने का नाटक कर रहा था और तभी जाओ फेंगची उससे कहती कि यार प्लीज मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। सुनो मेरी बात, तुमने जो भी देखा वो ना ही कोई सपना था और ना ही उसमें कोई ब्लेड सेक का मास्टर था। दरअसल वो बस ब्लेड सेक की इंटेंट एनर्जी का एक छोटा सा ट्रेस था जिसे उन लोगों ने उस लेटर में सील करके रखा था। अब यानरन को इस इंटेंट एनर्जी के बारे में कोई आइडिया नहीं थी तो जाओ फेंगची उसे बताने लगी कि दरअसल इंटेंट एनर्जी हमारे माइंड से पैदा होती है। हम अपनी इनर फोर्स का यूज करते हुए उस इंटेंट एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंटेंट एनर्जी एक हायर लेवल पर भी पहुंच सकती है। अगर तुम्हारे पास ब्लेड ना भी हो तो तुम एक छोटे से पत्ते को भी ब्लेड जैसे बना सकते। एक छोटा सा फ्लावर भी तेज तलवार जैसे काम कर सकता। इसमें तुम थंडर, फायर, विंड, वाटर एंड अर्थ इन सब की पावर का यूज करते हुए कुछ क्रिएशन भी कर पाओगे। इतना ही नहीं, अगर तुम चाहो तो अपनी विल पावर से भी इस इंटेंट एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हो। उस वक्त तो इनविजिबल ब्लेड बनाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये सब सुनकर तो यानरन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो जाओ फेंगची से कहने लगा सीनियर कुछ दिनों पहले तो मैं बस एक लूजर था तो फिर मास्टर जू ने इतना इम्पोर्टेंट टास्क मेरी जिम्मेदारी क्यों सौंप दिया? जिस पर जाओ फेंगची कहते हैं मेरे ख्याल से तुम भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगे इसलिए तो ये टास्क तुम्हें दिया गया है। जो सुनते साथ ही यानरन सीधा हवा में उड़ने लगा। वो कहता है सीनियर मुझे तो बचपन से ही लगता था कि मैं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। अब वो खुद की और तारीफें कर पाई इससे पहले उसे चेनफेंग पवेलियन के 2 डिसाइपल्स नजर आए तो यानरन सीधे जाकर उनका रास्ता रोकते हुए खड़ा हो गया। वो कह रहा था बच्चों तुम्हारी किस्मत ही खराब है जो तुम्हारा मेरे से आमना सामना हुआ। इधर वो दोनों डिसाइपल यानरन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए इसलिए वो सीधा वहाँ से भाग निकलते हैं। मगर यानरन ने अपनी ब्लेड को थ्रो करते हुए सीधा उन पर छलांग लगा दी। यहाँ पर वो लातों मुक्कों से उनकी पिटाई करते हुए उनमें से एक को तो हवाई सैर पर भेज चुका था। अब उन दोनों से निपटते जाओ फेंगची यानरन के पास आ जाता है। वो कह रहा था कि चेनफेंग पवेलियन के लोग अचानक से यहाँ पर अपीयर्ड हुए। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जरूर से कोई ना कोई प्लान होगा तो हमें जल्दी से मेरी टीम के पास जाना होगा। वो अगर साथ रहेंगे तो दुश्मनों का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। जिसके बाद ये दोनों भी जाओ फेंगची की टीम की तरफ रवाना हो गए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चेनफेंग पवेलियन का मेन हॉल दिखाया गया जहाँ पर कमांडर किन का मास्टर शतरंज खेलने में बिजी था। किन उसे बताने लगी कि चारों ग्रेट फैमिलीज ने हमारे सामने सबमिट किया है। बाशान सोड सेक तो बस नाम के लिए एग्जिस्ट करता और रही बात उस जाओ फेंगची की तो वो अकेला हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब तो
मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पूरे मार्शल वर्ल्ड पर आपका ही राज होगा। जो सुनते साथ ही उसका मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो किन से कहता है कि ये सारी तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है, बताओ तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर क्या दिया जाए। जिस पर किन अपने मास्टर को मस्का मारते हुए कहने लगी कि आपकी खुशी मेरे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है। उतने में ही मास्टर ने उसे अपने पास आने का हुक्म दिया। अभी मास्टर वैसे तो किसी के सामने नहीं आता, मगर आज पहली बार उसने कमांडर किन को अपने पास बुलाया था, तो तुरंत ही अपने मास्टर के सामने जाकर बैठ गई। यहाँ पर वो कह रहा था चलो अपना हाथ आगे करो, और उतने में मास्टर उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए उसे एक स्किल ट्रांसफर करता है। इस स्किल की मदद से कमांडर किन अपनी स्टार वीविंग सोर्ड टेक्निक को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकती थी। अब जैसे किन को स्किल हासिल हुई, मास्टर वहाँ से गायब हो गया। उससे कह रहा था कि जल्दी से इन बाकी के लोगों को भी खत्म कर दो, मैं मेरे किसी भी दुश्मन को जिंदा देखना नहीं चाहता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जाओ फिंची और यान रेन को देख पाते हैं, जो कि जंगल में मौजूद एक सेफ हाउस के पास पहुंच चुके थे। यहाँ पर यान रेन उसे बता रहा था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर हुई है, मेरे ख्याल से हमने इस सेफ हाउस में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जाओ फिंची को भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था, मगर वो अपनी टीम को चेक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ का दरवाजा ओपन कर दिया। वहाँ का नजारा देखकर तो जाओ फिंची को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके सभी भाइयों को चेनफेंग पवेलियन के लोगों ने ब्रूटली खत्म कर दिया था। वहीं पर यानरेन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। यहाँ पर जाओ फिंची अपने भाई की लाश देखकर काफी ज्यादा बौखला गया। चेनफेंग पवेलियन ने उसके सभी वफादार दोस्तों को मार दिया था ताकि जाओ फिंची पूरी तरह से अकेला पड़ जाए। ये सब देख जाओ फिंची की तो खून में ही आग लग गई थी। अब वो वहाँ पड़ी हुई बीड़ उठाकर गुस्से में उस घर से बाहर आ जाता है, और उतने में इन दोनों को किसी के हंसने की आवाज आई। साथ ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड वेव रिलीज हो रही थी, जिससे यानरेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वहीं पर जाओ फिंची ने गुस्से में आकर अपना एक सोर्ड स्लैश रिलीज करते हुए साउंड वेव को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और उतने में वहाँ पर चेनफेंग पवेलियन के कई सारे डिसाइपल्स ने इन लोगों को चारों ओर से घेर लिया। एक बंदा उन्हें बताता है कि हम तो कभी से ये ट्रैप बिछाकर बैठे हुए थे, तुम्हारे इंतजार में कि कब तुम यहाँ आओगे और हम कब तुम्हें खत्म करेंगे। पहले तो हम बस जाओ फिंची को मारना चाहते थे, मगर वो तो अपने साथ यानरेन को भी लेकर आया। अब इससे बड़ा तोहफा तो कोई हो ही नहीं सकता। तभी जाओ फिंची यानरेन से कहने लगे कि अब तो तुम्हारी पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है, तो क्यों ना तुम अकेले ही इन सब लोगों को हैंडल करो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो यानरेन भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया। वो लोग यानरेन से कह रहे थे कि चांगशु टाउन से तो तू बच के भाग निकला, मगर अब यहाँ से बच नहीं पाएगा। और उतने में चेनफेंग पवेलियन के सभी डिसाइपल्स एक साथ ही उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर यानरेन अपने किंग हे सोर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक एक फटके में उन्हें मारता जा रहा था। उसके गजब के स्लैशेस के सामने वो लोग एक सेकंड भी टिक नहीं पाते। साथ ही जाओ फिंची काफी केयरफुली यानरेन की पावर को विटनेस कर रहे थे। उन्हीं की मदद से यानरेन अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर पाया था। यहाँ पर यानरेन हवा में छलांग लगाते हुए एक ही जोरदार अटैक जमीन पर हिट कर देता है, और उससे रिलीज होने वाली एनर्जी से कई सारे डिसाइपल मारे गए। अब इन लोगों के साथ फाइट करते हुए यानरेन को अपनी ट्रेनिंग भी याद आने लगी, जहाँ पर वो ब्लेड मास्टर से बता रहा था कि तुम्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखानी होगी, तुम कभी हार नहीं मान सकते, खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसी को मेंटल फोर्स कहा जाता है। मेंटल फोर्स अर्थ एंड हेवन से आती है और उसी में वापस लौटती है। एक ऐसा वाटर है जिसका कोई सोर्स नहीं। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट होगी, मेंटल फोर्स भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और अब इस मेंटल फोर्स के होते हुए डिमोनिक ब्लेड भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। साथ ही साथ मास्टर से बता रहा था कि अगर तुम ऐसे ही अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते गए तो तुम जल्द ही एक ब्लेड मास्टर बन जाओगे, तुमसे एक नई एरा शुरू होगी। यहाँ पर यानरेन ने चेनफेंग पवेलियन के बचे हुए डिसाइपल्स को खत्म करने के लिए वहाँ पर थंडर का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट किया, जिसकी चपेट में आते ही वो सभी डिसाइपल्स मारे गए। यानरेन ने बड़े स्टाइल के साथ अकेले ही इन सभी लोगों का सफाया कर दिया था, लेकिन तभी अचानक से उस पर किसी ने स्नेक अटैक कर दिया। अब यहाँ पर यानरेन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसके चलते वो बंदा तुरंत ही उसे जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर यानरेन इस बंदे की शक्ल देखकर ही हैरान था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि चेनफेंग पवेलियन का कमांडर जेंग है, जो कि इतने दिनों तक उसी पवेलियन के खिलाफ था, मगर आज उन्हीं के लिए यानरेन को मारने की फिराक में है। यहाँ पर यानरेन उसके पंच को होल्ड कर लेता है। वहीं पर जाओ फिंची भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। इधर यानरेन अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए जेंग को पीछे पुश कर देता है, और अब यहाँ पर जेंग और यानरेन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला
शुरू हो गया। यहाँ पर यानरेन ने उस पर कई सारी लातों की बौछार करते हुए जेंग को बुरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि कमांडर जेंग तो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और दोबारा से यानरेन पर हमले करने की कोशिश करने लगा। उसकी इतनी तगड़ी धुलाई करने के बावजूद भी ये बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, जो देखकर तो यानरेन के भी होश उड़ गए। यहाँ पर यानरेन उस बंदे की तगड़ी धुलाई करने में लगा हुआ था, इस उम्मीद में कि ये कभी न कभी हार मानेगा, मगर वो तो पीछे हटने के लिए ही तैयार नहीं था। साथ ही साथ जेंग ने उस पर जबरदस्त स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए थे, जिसे यानरेन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉज करने लगा। मगर अब वो भी इस फाइट से तंग आ चुका था, तो अब उसने भी डिसाइड किया कि जेंग को अब खत्म करना होगा, जिसके चलते यानरेन ने अपनी सोर्ड पावर को एक्टिवेट कर लिया। वो अपने किंग हे सोर्ड को काफी तेजी के साथ स्पिन करते हुए जेंग पर हमला कर देता है और इस अटैक में जेंग बुरी तरह से घायल हो गया। तो इस तरह से फाइनली किंग हे सोर्ड ने उसका काम तमाम कर दिया। वहीं पर यानरेन अपनी सोर्ड को समन कर हुए कहने लगा कि आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। यहाँ पर जाओ फिंगची समझ चुकी थी कि यानरेन ने मेंटल फोर्स टेक्निक को मास्टर किया है और वो भी काफी तेजी के साथ, जिससे ये बात साबित होती है कि ये बंदा एक जीनियस है। यहाँ पर यानरेन कमांडर जेंग के बारे में सोचकर ही थोड़ा सा परेशान हो गया। वो जाओ फिंगची को बताने लगा कि कमांडर जेंग काफी ज्यादा नोबल और ऑनेस्ट थे, मगर पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया। इस पर मैंने इतने सारे अटैक किए मगर फिर भी ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी भी कीमत पर बस मुझे खत्म करना चाहता है। पिछली बार जब मेरी कमांडर जेंग से मुलाकात हुई थी तब ये बंदा बस राइचस पाथ को फॉलो करता था, और आज अचानक से इसका ईवल बनना मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं ज्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से इसके दिमाग पर कोई असर तो नहीं हो गया। हालांकि जाओ फिंगची को ऐसा नहीं लगता। वो बताते हैं कि ज्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी क्योटिक हो सकती, मगर इसकी इंटरनल एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। साथ ही मुझे इसके अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट और प्रिसाइज लग रहे थे, मगर जब भी इसने तुम पर अटैक किया ये काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। अगर हमने इसकी सभी एक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व किया तो ऐसे पता चलता है कि इसके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा था, और उतने में इन दोनों पर दोबारा से वही स्ट्रॉन्ग साउंड वेव रिलीज होने लगी। यानरेन को तो इन साउंड वेव से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर जाओ फिंगची पर उसका कोई खास असर नहीं होता। और तभी उन्हें किसी बंदे की आवाज आने लगी। वो जाओ फिंगची से कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने तो तुरंत ही पता कर लिया कि कमांडर जेंग को कोई मैनिपुलेट कर रहा था। और तभी इनके सामने व्हाइट हॉर्स पवेलियन का मास्टर जेंग आ जाता है। वो कहने लगा कि मुझे लगा ही नहीं था कि ये बंदा कमांडर जेंग को मार पाएगा। अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो कमांडर जेंग इस लड़के से कई गुना ज्यादा पावरफुल था, मगर फिर भी वो इस बंदे के हाथों मारा गया। वहीं पर यानरेन धीरे से जाओ फिंगची से कहने लगा कि मुझे नहीं लगता हमें इस छुटकू मास्टर से डरने की कोई जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे एक ही अटैक में इसकी बत्ती गुल हो जाएगी। जो सुनते साथ ही मास्टर जेंग यानरेन से कहने लगा कि शायद इस बच्चे को मेरा मजाक उड़ाना है, इसे लगता है कि मेरी हाइट छोटी है तो मेरी पावर्स भी कमजोर होगी। जो सुनते साथ ही यानरेन कहने लगा ना मास्टर, मैं आपको ऑफेंड करना नहीं चाहता था। वैसे क्या आप मुझे जानते हो, क्योंकि मैंने तो आपको पहली बार देखा है। जो सुनते साथ ही मास्टर जेंग जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि अब इस पूरे मार्शल वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें ना जानता हो। वांटेड लिस्ट पर तुम्हारा जो पोस्टर छपा था उससे तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए। और उतने में जाओ फिंगची ने बीड़ के ब्रेसलेट से सीधे मास्टर जेंग पर अटैक कर दिया। वो कह रहा था कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये ब्रेसलेट व्हाइट हॉर्स अलायंस से बिलोंग करता है, जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि तुम हो। यहाँ पर मास्टर जेंग बताता है कि ये ब्रेसलेट मुझे मेरे मास्टर ने गिफ्ट किया था, कई दिनों से ही ये मिसिंग था। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ मिला? हालांकि जाओ फिंगची काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि ये ब्रेसलेट मुझे मेरे भाई की लाश के पास मिला, तुम्हारे लोगों ने मेरे सभी भाइयों को मार दिया था। और साथ ही ये बात भी साबित हो गई कि तुम अब चेनफिंग पवेलियन के साइड हो चुके हो। जो सुनते साथ ही मास्टर जेंग कह रहा था कि जो भी समझदार बंदा है वो हमेशा जीतने वाले का ही साथ देता। मुझे नहीं लगता कि हमने चेनफिंग पवेलियन के खिलाफ जाना चाहिए। खैर अब तुम ऑलरेडी उनके दुश्मन बन चुके हो, इसलिए अब तुम्हें भी रास्ते से हटाना होगा। इतना कहते साथ ही उसने जाओ फिंगची पर अपने बीड ब्रेसलेट से अटैक कर दिया। हालांकि जाओ फिंगची अपनी तलवार की मदद से तुरंत ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसने अपनी तलवार को स्पिन करते हुए सीधे जिंग पर हमला कर दिया। हालांकि जिंग तो इस अटैक को काफी आराम से काउंटर कर देता है, जिसके चलते जाओ फिंगची को अपनी सोर्ड को वापस समन करना पड़ा। यहाँ पर यानरेन भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि छोटू सा बंदा जाओ फिंगची को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इसकी हाइट बस एक धोखा है, ये जितना जमीन के बाहर नजर आ रहा उतना ही अंदर होगा। वहीं पर मास्टर जिंग जाओ फिंगची को बताने लगा कि जैसा कि तुम्हें पता ही होगा चेनफिंग पवेलियन काफी ज्यादा ब्रूटल है, वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते। और जहाँ तक मुझे पता है
तुम उनके खिलाफ कभी जीत नहीं सकते, उल्टा तुम्हारा टियानफिंग क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्यों ना तुम चेनफिंग पवेलियन का पीछा छोड़ दो, उन्हें अपना काम करने दो और तुम भी आराम से रहो। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हारे टियानफिंग क्लैन को सर्वाइवल का एक और मौका दूंगा, बस तुम सभी को पीछे हटना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर जाओ फिंगची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी कि भले ही हमारे टियानफिंग क्लैन को ब्लेड सेक्ट ने एस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन हम सभी के अंदर एक सच्चे तलवारबाज का जज्बा है जिसे तुम्हारे जैसे दल बदलो लोग कभी समझ नहीं सकते। जब तक मेरी ब्लेड की स्पिरिट और मैं जिंदा हूँ तब तक बुराई का मुकाबला करूंगा। यहाँ पर यानरेन उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक था। फॉर द फर्स्ट टाइम उसने एक राइचस पाथ के फॉलोअर की बातें सुनी थी। चाहे दुश्मन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये लोग हार नहीं मानते। अब यहाँ पर जाओ फिंगची अपनी एनर्जी वेव का एक टोर्नाडो क्रिएट करते हुए सीधे मास्टर जिंग पर अटैक कर देता है। तो मास्टर जिंग ने भी फटाफट से अपनी ब्लेड का यूज करते हुए 2 स्लैशेस रिलीज कर दिए। इन दोनों के हमलों के क्लैशेस में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक लेक दिखाया गया। जियान और जियांशी अपने डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच चुके थे। इन्हें बस अब एक ही माउंटेन क्रॉस करना था और तभी जियांशी की नजर एक लोटस के पत्ते पर गई। वो जियान को बताने लगी कि देखो इस पर किसी का स्केच बना है। जियान ने देखा कि इस लीफ पर तो उसी का स्केच बना हुआ था और तभी उन्हें शाओ की आवाज आई जो कि एक पेड़ पर बैठ के लोटस के पत्तों पर इसके स्केचेस निकाल रहा था। वो जियान से कह रहा था मेरी जान, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता। जब मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया तब तुमने मेरे मुंह पर मुक्का मार दिया। अगर तुम्हें मैं जरा भी पसंद नहीं तो तुम मेरे दिल पर हाथ रख के भी ना बोल सकती थी। खैर अभी तक मैंने हार नहीं मानी, मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें मना लूंगा। जरा इन स्केचेस को गौर से देखो, इससे तुम्हें मेरे प्यार का अंदाजा हो जाएगा। जिसके बाद वो तुरंत ही जियान के सामने आ जाता है। यहाँ पर जियांशी कह रही थी कि ऐसी टपोरी वाली हरकतें करके तुम कभी मेरी सिस्टर का दिल नहीं जीत पाओगे, वो तो कभी भी तुम्हारी इन मीठी बातों में नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ पर जियांशी का अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। वो शाओ से पूछती कि क्या वाकई तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? जिस पर शाओ कह रहा था मेरी जान, अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स पर यकीन नहीं होता तो तुम खुद हेवन से भी पूछ सकती हो। हेवन तुम्हें खुद बताएगा कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। वहीं पर जियांशी अपनी सीनियर को बता रही थी कि प्लीज आप इसकी बकवास बातों पर यकीन मत कीजिए। लेकिन वो जियांशी का मुंह बंद करते हुए सीधे शाओ के एकदम करीब पहुँच गई। यहाँ पर हम देख पाते कि शाओ काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। तो जियान तुरंत ही उससे दूर हट गई। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे प्यार की गहराइयों को समझ चुकी हूँ, ये तो बस इस पेन की स्याही तक ही सीमित थी। तुम्हारा दिल तो हवा की झोंके जैसा है, आज यहाँ तो कल वहाँ। इतना कहते साथ ही जियान ने सीधे अपनी सोड उस पर पॉइंट कर दी। अब शाओ भी डायलॉग मारने में कुछ कम नहीं था। वो तुरंत ही जियान की तलवार लेकर अपने दिल की तरफ पॉइंट करने लगा। वो कह रहा था मेरी जान, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरे दिल को चीर कर देख लेना, उसमें तुम्हें तुम्हारी ही तस्वीर मिलेगी। वहीं पर जियांशी शाओ को समझा रही थी कि ऐसी बातें मत करो वरना मेरी सिस्टर सच में तुम्हारा दिल चीर देगी। तो शाओ से बताने लगा कि मैं एक सच्चा आशिक हूँ, अगर मुझे मेरी मोहब्बत अपने हाथों से खत्म कर दे तो इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए हो ही नहीं सकती। अब उसकी ऐसी सारी रोमांटिक बातें सुनकर ही जियांशी को उल्टियाँ आने लगी। वहीं पर जियान कह रही थी कि चलो अब तुम इतनी ज्यादा ईमानदार हो तो क्यों ना तुम्हारी सिंसियरिटी चेक की जाए। मेरे हाथों मरने से तुम्हें सुकून मिलने वाला था ना, तो चलो मैं अभी तुम्हारी ये विश पूरी कर देती हूँ। इतना कहती साथ ही जियांशी ने उस पर अटैक कर दिया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।